बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा है स्प्रिंग 23 का, और इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के पास अवेलेबल होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कम्प्लीटली, कि सिर्फ एक्सप्लेन, और इसकी एंट्रीज भी बता देता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, और एसपीएल में क्या चीज़ जाएगी, जिधर जिधर जो चीज़ जाएगी वो आपने फॉर्मेट के साथ, वो आपको फॉर्मेट का पता ही है। मैं इसकी हर एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा ईयर एंड है जनाब 31 दिसंबर 22। कहते हैं 1 जुलाई 2019 को आपके पास एक वेयर हाउस था जिसकी कॉस्ट 300 मिलियन है, और जो आपने इमीडिएटली गिवन ऑन रेंट टू द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को दे दिया। बट हुआ ये कि 1 जनवरी 22 को आपने ये सोचा कि उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आप लोग पीपीई में चले जाओगे। द डेवलपमेंट वर्क वाज कंप्लीटेड, और वो ऐसे डेप्रिशिएट किस दिन से शुरू होगा, 31 मार्च 22, लेकिन उसके ऊपर 50 मिलियन की कॉस्ट भी आ गई। और कहता है कि जी पुट इनटू यूज फर्स्ट में, अवेलेबल फॉर यूज, जिस दिन से हो जाए उसी दिन से हम अपना एसेट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, चाहे उसको इस्तेमाल एक्चुअल में बाद में किया हो। और उसकी डिफरेंट डेट की जो बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू गिवन है, दिसंबर 2020 में 316, दिसंबर 2021 में 344। इसका मतलब है 2021 के अंदर जो फेयर वैल्यू गेन है हमारे पास, वो इसका डिफरेंस है। फिर मार्च 2022 में उसकी वैल्यू, मार्च 2022 का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा एसेट 1/1/22 को ट्रांसफर हो गया था, तो उसी दिन ये इस वैल्यू पे आ जाएगा। और दिसंबर 2022 की भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ गया और वो कॉस्ट मॉडल पे है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमने करना क्या है कि मैं पहले इस एडजस्टमेंट को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनाब आपके पास 2021 की अगर हम बात करें, तो 2021 के अंदर आपके पास पिछले साल फेयर वैल्यू थी 316, 2021 में होगी 344। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब थी, तो 316 माइनस 344, कितना आंसर आ गया, 28। तो 28 से हम एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ये एंट्री पास होगी कब, 2021 में। अगर मैं इसकी सारी चीजें बताऊं आपको कि एक एसेट हमारा एसपीएल में अगर हम बात करें तो 2021 में और 2022 में क्या क्या होना है इसका, और एसओएफपी में अगर मैं आपको बात करूं तो 22 और 21 में, मैं अलग अलग आप हर एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, पेपर में ऐसा नहीं करना आपने। हाँ जी जनाब, तो आपके पास फेयर वैल्यू गेन 28 आ जाएगा 2021 में। 2022 में तो ये है ही नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर 2021 में जो उसकी फेयर वैल्यू साल के एंड की है, उसके नाम से किस हेडिंग के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब 2022 में ये एसेट हो गया जनाब 342 से ही, क्योंकि ये एसेट की वैल्यू नहीं आएगी, तो 344, इसमें प्लस कर देंगे ये 50 मिलियन जो कि उसके ऊपर मजीद खर्चा आया, तो हमारा एसेट हो गया 394 का। और इसको 10% के साथ डेप्रिशिएट करेंगे 9 मंथ के लिए, तो हमारे पास 394 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय
9/12। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 394 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 29.55। तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहां पर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन वेयर हाउस की 2021 में तो नहीं है, 2022 में 29.55। और साथ ही एसओएफपी के अंदर फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से जाएगा 394 माइनस 29.55। कितना आ गया जनाब? 364.45, 364.45। ये पहली एडजस्टमेंट के एक्सट्रैक्ट है। और अगर आप इसकी एंट्री, अगली एंट्री देखें तो अगली एंट्री इसकी पास होगी, पहली एंट्री तो इसकी पास हुई ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन 2021 में 28 से। फिर दूसरी एंट्री पास होगी जनाब पीपीई डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, कितनी अमाउंट से भला? 344 से। और फिर एंट्री पास होगी पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 50 मिलियन से, वो जो मजीद 50 मिलियन नहीं खर्च किया, 50 मिलियन से। और फिर एंट्री पास होगी जनाब डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 29.55 से। अगर इसकी जनरल एंट्री पास करनी आती तो ये एंट्रीज पास होनी थी, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ही मैं साल करवा देता हूं क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। अब अगली एडजस्टमेंट देखें, कहते हैं 1 जनवरी 2020 को आपने एक व्हीकल खरीदा 360 मिलियन का, और उस दिन उसकी लाइफ थी 5 साल और रेजिडुअल वैल्यू थी 72। 2022 के अंदर जाकर आपने डिसाइड किया कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया जाए। चेंज इन एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब 2021 में पुराने तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड करो और पुराने तरीके की बुक वैल्यू, 2022 में नए तरीके से। पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन मजे की बात यह है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट नहीं गिवन, और हमारे पास रेट का फार्मूला होता है 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर एन। तो 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 72 और 360, 72 डिवाइड बाय 360 होल पावर 1 ओवर 5। हाँ जी, बताए ज़रा कितनी डेप्शन आ गई? रेट 72 ओवर 365, 72 ओवर 360 होल पावर 1 ओवर 5। जो भी आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर दें तो 27.52%। लो जनाब, अब पहले पिछले 2 सालों का काम कर लो। 360 मिलियन 120 360 मिलियन 31 दिसंबर 20 मल्टीप्लाइड बाय 27.52%। तो 360 को मल्टीप्लाई किया 0.2752 से, कितनी डेप्शन आ गई? 99.1। तो 360 में से 99.1 माइनस कर दें तो 260.9। तो दिसंबर 2021 में ये हमारे पास पुराने तरीके से ही डेप्रिसिएशन लेंगे 27.52%, मल्टीप्लाई बाय 0.2752 71.8। तो 260 में से माइनस कर दें 71.8
तो कितना आंसर आ गया? 188.2। 260.9 माइनस 71.8, 189.1। ओके की बात। अब जरा देखिएगा, ये 2021 का एसपीएल में डेप्रिसिएशन के नाम से जाएगी, एक्सेक्ट बना रहे हैं ना, और ये एसओएफपी के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारा, और ये दोनों 2021 का है। ओके की बात। अब चलते हैं 2022 में। ये 2021 का काम हो गया। 2022 में आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया। क्या चेंज किया है? और उसमें सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो आपके पास है। तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगेगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जी जनाब, ये भी आपका सवाल हो गया। 39.03 एसपीएल में जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से 2022 में, और 189.1 में से 39.03 माइनस कर देंगे तो एसओएफपी के अंदर चला जाएगा। गॉट इट? माइनस 39.03 तो 150.1। लो जनाब, ये अब दूसरा पॉइंट भी हो गया। और अगर इसकी एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक ही एंट्री पास होनी है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्शन 2022 की 39.03, और चेंज इन एस्टिमेशन सारी वर्किंग होती है। लो जनाब, अब आ जाते हैं एंड पे, बोरिंग कॉस्ट। लास्ट पॉइंट है इसका बोरिंग कॉस्ट का। कहते हैं जनाब, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है 1 जून 21 को, पहली पेमेंट की है 1 मई को, और अक्टूबर 2020 में एसेट कंप्लीट हो रहा है। कहते हैं जो आपके पास स्टार लगा हुआ है ना वैल्यू के ऊपर, ये 2021 की वैल्यू है, लेकिन पे कर रहे हो 2022 में। फिर उसके बाद कहता है कि जनाब ये उसने सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बता दी। कहता है जो आपने पहली पेमेंट किया है ना, 200 मिलियन आपने लिया था 1 अप्रैल 2021 को बैंक ए से 16% रेट के ऊपर, और उसका जो सरप्लस फंड है वो 10% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया, और 1 मार्च 2022 को सारे पैसे वापस रीपे कर दिए राइट शेयर इशू करके, और उससे आपके एक्सेस अमाउंट आपने जमा करवा दी करंट अकाउंट के अंदर, और जिससे आपको 12% इंटरेस्ट भी मिल सकता है। और फिर ये बैंक बी से आपने 14% के हिसाब से लिया, जो अदर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हो गया जनरल बोरिंग, और ये हो गया स्पेसिफिक बोरिंग। ठीक होगी बात। और लाइफ है 20 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम 2021 और 2022 हम ब्रॉड लिखते होते हैं, फिर हम लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड। ये मैं बोरिंग कॉस्ट का पहले वर्किंग बता रहा हूं। फिर हम लिखते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, फिर हम लिखते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर जनरल बोरिंग। तो जनाब 2021 में तो कोई ब्रॉड नहीं है, लेकिन कॉस्ट इनकम कितनी हुई है? ये 140 और प्लस 100 भी 2021 की है, नीचे लिखा हुआ है, तो 240। और नेक्स्ट 2022 की कॉस्ट इनकम कितनी है? 70 प्लस 160 230।
स्पेसिफिक बोरोइंग है, आपने 200 मिलियन तो लिया था कर्ज 16% के हिसाब से, लेकिन किस डेट से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी? 3 डेट है, 1 जून, 1 मई, 1 अप्रैल। इनमें से जो लास्ट में आती है उस डेट को हम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 7/12, और अगले साल 200 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय 2/12। ऐसा क्यों? क्योंकि अगले साल आपने मार्च 2022 में सारे पैसे वापस पे कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल सिर्फ 2 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बाकी नहीं। सॉरी, वो कैपिटलाइजेशन। तो फाइंड कर लो जरा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 18.7, और 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, 5.3। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे फाइंड करेंगे? पहली बात, जिस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट की उस दिन हमारे पास 200 रुपया लोन था, 140 हम पहले ही पे कर दिया था 1 मई को। इसका मतलब है 200 में से 140 निकाल दिया तो हमारे पास बाकी बचता है 60, और अगली पेमेंट पूरे साल के एंड तक नहीं की, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 7/12। तो करो जरा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 3.5। ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वो है जो कैपिटलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होनी है। और उसके बाद 1 जनवरी को हमने 100 की पेमेंट की तो वो हमारे पैसे खत्म 1 जनवरी को ही। तो इसलिए अगले साल कोई भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आनी। लो मेरे भाई, सवाल ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि जर्नल बोरोइंग 2021 में है ही नहीं। तो आपका एसेट की वैल्यू आ गई 240 प्लस 18.7 माइनस 3.5, 255.2, जो कि हमारा होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2021 के में, यानी एसओएफपी के अंदर 2021 के अंदर हम इस अमाउंट को लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और 2022 के अंदर तो एसेट कंप्लीट हो गया था। अब आए जरा, ये जो पैसे पे किए हैं वो खुद कह रहा है कि ये पैसे हमने पे किए हैं, बाकी के यहाँ के पैसे राइट शेयर इशू करके। और राइट शेयर इशू हमारा क्या होता है? इक्विटी, और उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट हम नहीं लेते होते, और वैसे भी अमाउंट का भी नहीं पता। और आखिरी जो 1 अगस्त को पेमेंट की है 160 की, वो जनरल बोरिंग से की है। और आपको पता है जनरल बोरिंग जिस दिन पेमेंट करते हैं, एक ही लोन है तो कैपिटलाइजेशन रेट भी फाइंड नहीं करेंगे। तो 160 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 1 अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना 2/12। लो मेरे भाई, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.14 मल्टीप्लाई बाय 2/12, 3.7। तो जनाब एसेट की कॉस्ट फाइंड कर लो, 202.255.2 प्लस 230 प्लस 5.3 प्लस 3.7, 494.2। और अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन लेना चाहें तो वो कहता है जनाब इसकी 20 साल लाइफ है, और 1 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ तो 3/12 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 6.2। ये 6.2 डेप्रिसिएशन में जाएगा एसपीएल के अंदर,
और 494.2 माइनस 6.2 करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये SOFP के अंदर जाएगा बिल्डिंग के नाम से। इसके अलावा जो SOFP के अंदर चीजें जाएंगी वो ये हैं, आपने 2021 में 200 का लोन लिया था, ये लायबिलिटी है हमारी, और 100 जो ये कॉस्ट इनकर्ड हो गई थी लेकिन पे नहीं की थी, तो 201 और पेएबल के नाम से 100 ये हमारा लायबिलिटी में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक अदर इनकम है कि जो अदर इनकम में जाएगा वो पैसे जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में इस्तेमाल नहीं हुए, बस वही कैलकुलेशन रहेगी, बाकी आपकी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। वो कितनी अमाउंट है जनाब? आपने 200 लिया था, 10% के हिसाब से 1/12, फिर आपने उसमें से 140 पे कर दिया, तो बाकी आपके पास एक महीने के लिए 60 मिलियन का रह गया था। तो ये जो इनकम आएगी ये SPL में जाएगी। और जो लायबिलिटी है, आप ये सोच रहे होंगे कि जनरल बोरिंग क्यों नहीं गई, जनरल बोरिंग की अमाउंट नहीं गिवन, वहाँ से पेमेंट गिवन है और राइट शेयर की भी अमाउंट नहीं गिवन, तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखकर आपने इसको हल किया है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।